मित्रों, मैं जब जज साहब से पिछले दिनों मिला पहली बार, बड़ी सरलता से जज साहब मिले और उन्होंने मेरे से विस्तार से और भावुकता से सारी बातें की। और सबसे बड़ी बात जो इनका मैंने देखा, एक जज्बा, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्र प्रथम की बात सबसे पहले की, जो हमारी किताब का भी थीम रहा है। और जो हमारी नई पुस्तक है उसमें सबसे पहला पृष्ठ हमने उसी मुद्दे को जो जज साहब ने हमारे सामने रखा था, या हम सब लोग लेकर चलते हैं, उसी से उसकी हमने आरंभ किया है। और हमारे निवेदन पर जज साहब यहाँ पर आए, बहुत बहुत आभार उनका और स्वागत करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि बहुत सारे लोग से मुझे पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है, मैंने उनका नाम नोट किया है, तो मैं इसलिए ये कागज़ पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं बिना कागज़ के भी बोल सकता था। मेरे भ्राता जस्टिस पंकज मित्तल साहब, जो अभी भी अन्य कार्य की वजह से उन्हें जाना पड़ा, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, नरेश बंसल जी, नरेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जीतराम गुप्ता जी, जगदीश गुप्ता जी, विनीत लोहिया जी, अतुल सिंघल जी और प्रोफेसर सुरेश सिंघल जी। कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, और कुछ 30 साल पहले की भी यादें आ रही हैं। तो शुरू करूंगा कुछ अच्छी नोट से। प्रोफेसर सुरेश सिंघल के ऊपर एक किताब आज का विमोचन हुआ है। इस मंच से किसी ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम वो एक स्वयं सेवक थे। मैं थोड़ा सा यहाँ से सहमत नहीं हूँ, चूँकि मैं कहूँगा सर्वप्रथम वो एक भारतवासी है, वो भारत के एक नागरिक हैं। यही सबसे बड़ा गर्व हमारा है, बाकी सब चीज़ पीछे है। आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस रीजन से हैं, वो माने नहीं रखता है। हमारा देश ही हमारी पहचान है और वो एक है, हमारी एकता इसी में है। तो हम तो मानते हैं सब एक हैं, जैसे अतुल सिंघल जी ने भी कहा। और ये नहीं कि मैं चूँकि इस मंच पे खड़ा हूँ, अतुल सिंघल जी जानते हैं मैं कुछ दिल से बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। और मैं कुछ ऐसे संस्थान से जुटा हुआ हूँ, जुडिशरी, जिसमें हमेशा पारदर्शिता होती है, सामने बहस होती है, सामने जज फैसला करता है और वो नेट पे आता है, कोई छिपी बात कहीं नहीं रहती है। वो स्वभाव एक इंसान में भी आ जाता है, और यही एक शख्स की पहचान है कि वो कितना सच्चाई से अपने को दुनिया के सामने रखता है। हर कोई चंद लोगों के सामने कुछ समय के लिए बहुत सारे रोल हम निभाते हैं, लेकिन आपका असली चेहरा तब पता चलता है जब समय पड़ता है और जहां आपके ऊपर कुछ मौका आता है, आपको कुछ मौका मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ ड्यूटीज आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट कैरेक्टर का तभी होता है जब समय अच्छा रहता है, तो सब लोग आपके साथ होते हैं। जब समय हल्का सा भी मध्यम होता है और आप किसी परिस्थिति में रहते हैं, उस समय कौन आपके साथ है वो मायने रखता है। और वही रिश्ते जो हैं वो असल रिश्ते होते हैं। और रिश्तों की बात आई है तो उससे मैं एक चीज़ और बोल दूं कि मेरा मानना है कि हर दुनिया की हर चीज़, शोहरत, पावर, पोजीशन, पैसा, जो भाग में है, किस्मत में है, ऊपर नीचा लिखा हुआ है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है। समय किसी का नहीं होता है, समय बलवान है और समय एक नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी, जो आपको आपसे कोई छीन नहीं सकता है,
वो आपका स्वयं का किरदार, जो इज्जत आपने कमाई है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और वो इज्जत कमाई जाती है, किसी से अपने ओहदे से ज़बरदस्ती ली नहीं जा सकती है। इंग्लिश में कहावत है ना, रिस्पेक्ट हैज़ टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। वो आपको अपने को ऊपर उतना उठाना है कि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करें, आपको दिल से माने, आपको समझें, आप में ये एक झलक देखें कि कोई तो है जो अपने से पहले या तो देश का सोचता है या उसके नागरिकों का सोचता है। और वासुदेव कुटुंबकम की बात आई तो जब आप मानते हैं कि सब कोई एक है, और है भी, कण कण में है नाम, और हर कण उन्हीं का बनाया हुआ है, चाहे वो बाउंड्री रहे, तो मानवता से बड़ा कोई धर्म तो हो ही नहीं सकता है। अब मानवता क्या है, ये खुद एक विषय है जिस पे लंबी चर्चा हो सकती है। बट मानवता, हम लोग हर चीज को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सरल आदमी के तरह से जिंदगी बहुत सरल है। जिंदगी की कुछ अनिवार्य चीजें हैं जो सब किसी को चाहिए, खाना पीना, एक घर, उससे बाकी आगे जो है वो लग्जरी आ जाती है मेरे हिसाब से। वो बाकी सब लग्जरी है। उम्मीद हमेशा करना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, एम्बिशियस भी हूँ, चाहता हूँ, मन करता है ये मिले वो मिले, लेकिन उस पर सारी अपनी प्रक्रिया, सारी अपनी ताकत उस दिशा में किसी चीज को हासिल करने में नहीं लगानी चाहिए जो आपको फायदा करे, और केवल आपको फायदा करे, जिसमें किसी दूसरे का कोई हित नहीं हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि रिटायरमेंट हो जाएगा तो तब याद आएगा कि तुम जिस पद पर थे उस पर क्या कर सकते थे, अपनी आगे की जिंदगी में कुछ कॉन्टैक्ट्स बना सकते थे, लोगों को फायदा पहुंचा सकते थे। तो मेरा एक सिंपल जवाब होता है, मैंने कहा कि मैं ऊपर वाले में बिलीव करता हूं, और मेरा बिलीफ क्या है जानते हैं? मेरा बिलीफ एक ही है कि एक सुपर फोर्स है, एक परमात्मा है जिसे मैं कोई नाम नहीं दूंगा, सबका एक है वो। अब आप उसे जो नाम से देखना चाहें, जिस दृष्टि से देखना चाहें, वो आपकी मर्जी है, जो आपको संतुष्टि देता है। बिकॉज ये दिल का मामला है, ये आपकी अपनी प्राइवेट मामला है, ये कोई पब्लिक मामला नहीं है कि मुझे क्या किस दर पे जाके संतुष्टि मिलती है। और मेरी पूंजी जानते हैं मेरे हिसाब से क्या होगी? मैं अपने उंगली पर अगर 10 नाम गिना दूंगा कि ये लोग मेरे साथ है, मेरे पतले नहीं, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। फिर मुझे पैसा वैसा की मतलब नहीं है, और मैं हर रिश्ते को सीरियसली लेता हूँ, और मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये भाषा बोलने में तो बहुत सरल है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। रिश्ते फूल पौधों से भी नाजुक होते हैं, बच्चों से भी नाजुक होते हैं। रिश्ते में एक दरार सदियों की दोस्ती, सदियों का नाता खत्म कर सकती है। रिश्तों में भी एक भरोसा होना चाहिए, रिश्तों में भी एक ईमानदारी होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं भी आपको समझ में आ जाए किस संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। इसको मैं एंड में जोड़ूंगा, आज का जो टॉपिक है और आज का बुक विमोचन की जो कार्यक्रम है। मैं प्रोफेशन में 2-3 साल हुआ था, शादी हुई थी, 1 साल का बच्चा था, बेटा था मेरा। बहुत सारे प्लान मेरे माता पिता ने किया था मेरे लिए, ये करेंगे वो करेंगे, दिल्ली आएंगे, जाके बाहर से कुछ डिग्री लाएंगे लॉ में। वो एक इंसिडेंट ने सारी दुनिया मेरे सामने बराबर कर दी। अंधेरा ही अंधेरा था,
कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला का जो प्लान है वो कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन हमेशा आपके हित में होता है। हम समझते नहीं क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है। और मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि जो मैंने उस समय जो मैंने सोचा कुछ नहीं है, आज मैं आपके सामने किस पद से बात कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मैं बिहार से हूँ, और कुछ स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, कोई गॉडफादर नहीं था, मेरा कोई कास्ट नहीं था, कोई रिलीजियस बैकिंग नहीं थी, बट स्टिल आज मैं यहाँ हूँ। क्यों? ये इस देश का कमाल है, इस समाज का कमाल है, इसके लोगों का ये कमाल है कि आज मैं खड़ा होकर गवाही दे रहा हूँ कि इस देश में हर किसी का मान है, हर किसी की एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन आपको उस पर खरा उतरना होगा, आपकी ईमानदारी दिखनी चाहिए। मैं बहुत डरता हूँ और शक की नज़र से देखता हूँ जो लोग ईमानदारी, देशभक्ति की बातें करते हैं। ये बातों की बात नहीं है, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, आपकी छवि, ये प्रमाण होना चाहिए। आपका बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है ये कि आप दिखा दें। दिल की बात कोई नहीं जान सकता है, सिर्फ दिल की बात या आपका किरदार, आपके आचरण, आपके कॉन्डक्ट से पता चलता है। जिस दिन आप अपने को उस लायक बना देंगे, फिर आपको न किसी से डर, न किसी से भय, न किसी से इज्जत, न किसी से सम्मान की आवश्यकता होगी। वो खुद आपके चरणों में आ जाएगा। बट उसके लिए केवल एक ही अनिवार्यता है, सच्चाई। हर चीज़ में सच्चाई, रिश्तों में सच्चाई, बोली में सच्चाई, काम में सच्चाई। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ। कभी एक मेरे मित्र ने पूछा कि भाई तुमको डर नहीं लगता है एक्सपोज हो जाओगे? मैं बोला एक्सपोज हो जाएंगे, समझाओ। बोला हाँ, तुम ये टॉपिक इनसे भी डिस्कस करते हो, दूसरे खेमे में भी यही बात बोलते हो, तुम जानते हो तुम्हारे रिश्ते तो सबसे ठीक हैं, और ऊपर वाली की कृपा है कि मेरे रिश्ते हमेशा हर किसी से बहुत ही अच्छे रहे हैं, और एक बार बन जाते हैं तो बन जाते हैं, हमेशा के लिए है। तो मैंने कहा उसका भी एक सरल और सिंपल जवाब है। मैं हर किसी के सामने वही बात बोलता हूँ जो मैंने उधर, मुझे टेंशन नहीं रहता कि उसको मैंने क्या बोला था और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं खुली किताब हूँ, तुम उससे जाके कंफर्म कर लो मैंने क्या कहा। और अभी तक मेरा दावा है, और ये मैं खुली चैलेंज करता हूँ, कोई बोल दे कि मेरा 2 वर्जन किसी के सामने किसी टॉपिक पर हुआ हो। तो ये छोटी छोटी सरल बातें हैं। जब उस तिथि में पटना में था, पता चला कि ये हादसा हो गया है, तो मेरे भाई साहब जो जद्दा में पोस्टेड थे, इंडिया के दूत, वो वहाँ से आ गए, मैं पटना से आया। रात में पहुँचे हम लोग, और पहले लोग जो मुझे मिले वो आरएसएस के लोग थे वहाँ। और मैं खुल के तमाम बोलता हूँ, मेरे दृष्टि में वही आरएसएस आज भी जमा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं जानता हूँ 70% लोग जो इस हादसे में शहीद हुए हैं वो मुसलमान हैं, 30% हिंदू होंगे और बाकी कुछ और क्रिश्चियन होंगे। आपके लिए मैंने अलग से आपके कफन का इंतज़ाम किया है जो मौलाना लोग ने दिया है, इसलिए हमने उन्हें टच भी नहीं किया है। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि हमारे यहाँ कुछ टच का मान्यता नहीं है, लेकिन ये केयर उन्होंने किया कि कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो जाए, ये तक बताया उन्होंने। तो मैं तो हमेशा के लिए कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ उनका। उसके बाद ठीक है, लोग आए होंगे, सारा इंतज़ाम किया। और इसीलिए मैं जब पिछले साल गया तो मैंने गुप्ता जी को बुलाया, मैंने कहा कि आप आरएसएस के वो लोग को किसी को बोलिए जो उस समय थे, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उन्हें फिर से, उस समय तो समय नहीं था, उनका धन्यवाद आज मैं कहना चाहता हूं अपने दिल की बात उनको। और मैंने बुलाया और मैंने आधा घंटा इनसे बात की। तो मैं तो उस आरएसएस को जानता हूं। अब थोड़ी सी कटाश,
ये भी सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सुने। ये कटाश इसलिए है क्योंकि मैं आपको कुछ सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं आरएसएस को, जिसके लिए देश सर्वप्रति था, सब लोग इक्वल थे। आज क्यों, ये आप अपने हाथ दिल पे हाथ रखे सोचिए, आज क्यों ये फीलिंग है कि आरएसएस का मतलब है कि हर मुसलमान एक शक के नज़र में है? क्यों? ये मोड़ कहाँ से आया? किसने लिया ये मोड़? कब आया? मुझे नहीं पता है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं हक से जानना चाहता हूँ कि मैं भी एक भारतीय हूँ, और एक भाई के नाते एक भाई को हक है ये जानने का कि भाई क्यों उंगलियां मुझ पे उठती हैं, क्यों मेरे कौम पे उंगलियां उठती हैं। ये मेरा हक है, मैं हक से आपसे पूछ रहा हूँ आज, भाई के नाते, एक भारतीय के नाते। कोई संकोच से किसी से नहीं पूछ रहा हूँ वहां पे। आप गिनिए, आपके नंबर शायद नहीं होंगे कितने मुसलमान हैं और कितने करते हैं वहां होते हैं, उनकी क्या विचारधारा है। तो आप मर्ज को देखिएगा कि आप इनको देखिएगा, ये कम्युनिटी को, ये आप। और अगर ऐसी बात है तो फिर आप वासुदेव कुटुंबम की बात न करें, आप कोई मुसलमान देश में न जाएं, कहीं नहीं जाएं, दुबई में अपनी अर्निंग नहीं करें आप। अगर आपको इतना ही शक है हर मुसलमान है, तो फिर क्यों ये विडंबना क्यों है? फिर आप हैं तो रहिए, आप फिर कहीं नहीं जाइए। कोई इसमें किसी अपने भाई हिंदू को बोलिए मत जाए वहां से कमा के पैसा नहीं लाए, क्यों ऐसा है भाई? ये क्या विडंबना है? यहाँ पे बात हो तो खुल के बात हो वहां पे, लेकिन ये है। और अगर है तो मैं तो बोलता हूं कि इसका कारण दोनों साइड से है, और प्रॉबेबली जो ताकतवर ज़्यादा रहता है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। क्यों लेनी होती है मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे याद है बचपन में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी दो दोस्तों के बीच में जो डिस्कस नहीं होती थी। आज आप सब कुछ सोचिए, हम बहुत करीबी मित्र हैं, 20 साल के मित्र हैं, लेकिन मैं ऐसी बातें डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि मुझे संकोच होता है। अगर मैं ये बातें डिस्कस करने लगूं आपस में तो कोई मसला नहीं है जो वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाए, लेकिन मैं डिस्कस ही नहीं करता हूं। क्यों भाई? ये बातचीत का नाता, ये बातचीत का दौर क्यों ख़त्म हो गया और कैसे ख़त्म हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आता। आज तो पूछे, मैं अतुर सिंगल जी क्या मेरे रिश्तेदार हैं, मुसलमान हैं, संघ हैं, मैंने खुल के बात की कि नहीं इनसे? हर चीज़ मैंने खुल के बात की। आप पूछे गुप्ता जी से बैठे हुए, क्यों नहीं करूँगा? अगर मेरे दिल में है तो मुझे जानकारी, और उनके दिल में है तो उन्हें एक हक है। आपने बोला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने खुल के बोला, आपने समझा कि मैं ये क्वेश्चन मुझसे कर सकता हूँ, और मैं आभारी हूँ कि आपने इस माहौल को मेरे लिए और हल्का बना दिया। ये अच्छा है, अगर दिल में बात ये होनी चाहिए, लेकिन लोग बोलते नहीं। आप भी शायद नहीं बोले होंगे, बहुत कम आप बोले होंगे ये बात खुल के किसी मुसलमान के सामने। बोले हैं आप? नहीं बोले होंगे, आप आपस में बोले होंगे। तो आप जिस दिन खुलिएगा उस दिन कुछ ना कुछ तो नरमी आई ही आएगी बीच में हमारे, और शुरुआत ऐसे ही होती है। कभी जो मर्द नासूर है, पुराना है, उसे टाइम लगता है, और ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है आपस में एक दूसरे का आचरण देख करके। आप क्या समझते हैं? आप देख लीजिए, जितने मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो भी ब्लास्ट होता है उसके घातक कौन है, मरता कौन है? अगर ये मुसलमान की बात होती, धर्म की बात होती, तो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? वहाँ तो 100% विक्टिम्स आर ऑल मुस्लिम्स। कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आप ठीक बोल रहे हैं, यहाँ आंकड़े हो सकता है दिखाएंगे कि मुसलमानों में टेंडेंसी ज़्यादा है, बट क्यों है ये जानिएगा ना। हम नहीं बोलते हैं सही है, सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ जानकारी चाहिए ना, कुछ और उसमें डीपर प्रोब चाहिए ना, कि सीधे एक इंसिडेंट हुआ, आपने सीधे स्ट्रेट अवे किसी को कर दिया। ये इंसान है, इंसान का धर्म पर्सनल है। आप उस इंसान को बोल सकते हैं गलती इंसान से होती, कोई धर्म किसी से गलती नहीं कराता है। हर बच्चा वैसे ही पाक पैदा होता है अपनी माँ के पेट से जैसे कोई दूसरा बच्चा। तो इनहेरेंट उसमें कुछ नहीं रहता है। जिस माहौल में पैदा होता है, बढ़ता है, जो मानसिकता उसकी होती है, जो सोच उसकी होती है, वो बनाता है। आपको समझना पड़ेगा, संवेदनशील। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक घर में हैं, घर में भाइयों में आपस में लड़ाई होती है, लेकिन कोई घर का भाई जाकर के बाहर खुलेआम आकर के अपने घर के बारे में, अपने
आपस में हम सलट लेंगे भाई, दूसरा इंटरफेयर नहीं करे। क्यों? ये तो स्वाभाविक चीज़ है, विचारधारा बदलेंगी, विचारधारा दूसरी होगी, परिस्थिति बदलेगी, किसके सामने क्या होता है हम एज अ जज तो हम तो देखते हैं ना, जितना लड़ाई, जितनी शिद्दत की, जितनी कड़ी लड़ाई आपस में कुटुंब के अंदर भाई बहनों में होती है, वो लड़ाई दूसरों में भी नहीं होती है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूं ना, जितनी कड़ी लड़ाई होती है वो वहां पे। तो ये तो स्वभाव है, आपको समझना पड़ेगा। और जिस दिन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी ने कभी, और अभी ये मौका नहीं है, मेरे साथ कुछ किया था, चाहा कि मेरा बुरा हो, ऊपर वाला के ऊपर मैं तो अपने को पूरा समर्पित कर चुका हूं, जो होगा जब होगा मेरे लिए बेहतर होगा, मैं सोचता ही नहीं हूं। उसके बाद किसी ने आकर के मुझसे अपने को क्लैरिफाई कराना चाहा। आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारा ये जो आचरण था, इसके वजह से मैंने ये धारणा बनाई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि असली चीज़ ये है। और मैंने उसको क्या बोला? मैंने कहा कि गलती देखो तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मुझे ये समझना चाहिए था कि उस समय उस कंपनी में उन लोगों के सामने मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। हम लोग हर किसी को पहली नज़र में ही उसके ऊपर जजमेंट कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। आप जानते नहीं किसकी क्या परिस्थिति है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। एक बच्चा था 3 साल का, माँ बाप के सामने बैठा हुआ था, वहाँ 2 सेब रखे हुए थे। माँ आती है और वो बोलती है कि बेटा हमें एक सेब चाहिए। तो वो उठाता है, एक सेब काटता है, उसको रखता है, दूसरा सेब खाता है, रखता है, फिर एक सेब उठा के माँ को दे देता है। तो माँ ने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इतना प्यार करती हूँ, बेटा है, यही प्यार है बेटे के लिए मेरे लिए जो एक जूठा सेब उसने दे दिया। रात में जब बाप बच्चे के साथ अलग हुआ, उसने पूछा कि भाई तुम्हारी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा कि पापा मैंने दोनों को चखा कि ज़्यादा मीठा कौन था, और जो ज़्यादा मीठा था वो मैंने माँ को दिया। अब आप बताइए नज़रिया क्या होता है और सच्चाई क्या होती है? तो ये तो परसेप्शन है ना। हम पहले ही बात में, पहले ही इसमें अपना माइंड कहीं देखा, माइंड में बना लिया कि ये है। सच्चाई बहुत ही कड़वी तो होती ही है, बहुत ही दूसरी होती है जो नज़र आती है। शायद ही कहीं रियल सच्चाई नज़र आती हो। मैं इंस्पेक्टिंग जज था जमुई का, बिहार में, अगर कोई बिहार का जानता हो, बहुत नक्सल इन्फेक्टेड उस वक्त था। पता चला मुझे कि जेल हम लोग जाके विजिट करते हैं, पता चला एक जेल में एक बहुत हाई लेवल का कैदी है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया था, और वो मात्र 27-28 वर्ष का था। वो मुझे अभी तक नाम मुझे याद है, नरेश शर्मा। तो लोगों ने बोला कि सर आप इसको नहीं मिल सकते हैं कन्फाइन। मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे सैनिटाइज करना होगा उस अलग। मैंने कुछ नहीं, मैं उसके सेल में जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। तो फिर एसपी बोला सर वो तो करने नहीं देंगे, आपकी सिक्योरिटी की बात है। तो मैंने बोला ठीक है तुम आओ, सिविल में आना, कोई बंदूक वंदूक नहीं लेके। मैं गया उसके सेल में, मैंने पूछा उससे भाई क्या क्या बात क्या है, तुम इतने यंग हो, डायनामिक हो, सब तुम्हारी परिस्थिति में था उसमें। उसने बोला कि सर क्या फ़ायदा है बोलने का। हम बोला नहीं, कभी कभी बोलने से मन हल्का होता है, समझो कि मैं तुम्हारा मन हल्का करने आया हूँ। तुम्हारे हो सकता है मैं तुम्हें कुछ आश्वासन उम्मीद नहीं दूँ। उन्होंने बोला कि सर मैं छोटे परिवार में था, मुझे आशा थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, मैं बहुत पढ़ा। मेरी एक ही बहन थी, हम लोग 3 भाई हैं। एक बहन को हमने शादी की, उसका हस्बैंड उसको बहुत प्रताड़ित करता था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार उसने अपने माने मेरी बहन को उसने जान से मार डाला। बोला सर मैं जानता हूँ ना, दुनिया ने नहीं माना। मैं वहाँ गया, उसको रसूख थे, उल्टा मेरे ही ऊपर केस हो गया, और मुझे ही अपनी बहन की हत्या में फंसा करके मैं ऑलमोस्ट कन्विक्ट हो जाता। उस दिन से मैंने सोचा कि, तो मैंने बोला तुमने आगे क्यों नहीं बढ़ा? बोला किससे नहीं मिला मैं, डीएम, एसपी, डीआईजी सबसे मिल चुका सर। और तब मैंने सोचा कि नहीं,
मुझे अपना बदला, अपने परिवार का बदला, अपनी बहन का बदला खुद लेना होगा। और फिर मैंने उसका जाके कत्ल कर दिया। फिर वो कुख्यात बन गया, वो अलग बात थी। जिसके ऊपर जो गुजरती है, जो परिस्थिति होती है, उस दिन से मैंने समझा, बिकॉज वो मेरा 2 ही 3 महीना हुआ था जज बने का, मेरे में संवेदनशीलता बढ़ गई। मुझे ये जिज्ञासा हुई कि भाई मैं जानूं, बिकॉज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो कुर्सी न्याय की है, वो कुर्सी कानून को इन्फोर्स करने की नहीं है, न्याय है, और न्याय बहुत बड़ा है कानून से। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और ऊपर वाले ने मुझे क्यों उस कुर्सी पर बिठाया है। न्याय की परिभाषा नहीं होती है, न्याय महसूस करना होता है, और जिस पर गुजरती है वही जानता है। हम लोग कोई नहीं जानते हैं दूसरे का दर्द। हम लोग बांट सकते हैं लेकिन उसके कम नहीं कर सकते, उसे रियल नाप नहीं सकते हैं वो दर्द है क्या। तो हमारी तो कोशिश है कि इंसान बने, और मैं ये भी मानता हूँ एक अगर अच्छा इंसान है उसे आप कोई पद दे दें, कहीं बिठा दें, वो अच्छा ही करेगा। उसे कोई काबिल नहीं होना चाहिए। मैं काबिलियत को सबसे नीचे, क्या मैं कभी कोई पायदान में रखता ही नहीं हूँ जब मैं किसी आदमी को जज करता हूँ। अच्छा इंसान है वो हमेशा हर परिस्थिति में अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, और यही मूल है इस जिंदगी का। अर्थ है जिंदगी बहुत छोटी है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। लोग बोलते हैं तुम इतने हंसते हो, बोलते हो, ये मेरा कवच है। मैं सीरियसली किसी को जानने ही नहीं देना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कष्ट होगी अगर कोई किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, वो तो भूल जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होगा। तो मैं कवच। एक बार किसी ने कुछ मेरे साथ हुआ, तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि आप क्यों 3 दिन से आपका मूड ठीक नहीं। हमरा ऐसी बात हो गई थी मेरे दिल में, भला ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की थी, कैसे सुधार करूं। तो उसने एक चीज़ कही कि भाई आप उस व्यक्ति को क्यों नहीं माफ़ कर देते हैं, भूल जाइए। मुझे पहले लगा कि क्या बोल रही हो, माफ़ कर दिए। बोलने 3 दिन से मेरे दिमाग पे बात चढ़ी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्हें करके देखिए। और आप जानते हैं, मैंने उस दिन सोचा कि उसको तो असर हो नहीं रहा है, मैं उसका कुछ बिगाड़ सकता नहीं हूँ, क्यों नहीं मैं अपने दिल से उसे माफ़ कर दूँ। और उस दिन जो मुझे नींद आई, मुझे एक मंत्र मेरी वाइफ ने सिखाया जो आज भी मैं मूल रखता हूँ वहाँ पे। मैं क्यों अपना आराम, अपना चैन, अपना सुख किसी और के लिए खर्च करूँ जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर फ़ायदा क्या है। इस मेरी ज़िंदगी तो असर किस पे हो रहा है, मुझे हो रहा है। और सच में जो खुशी न्याय करने में है, उतनी ही खुशी किसी को माफ़ करने में भी है। आप करके देखिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप करके देखिए। ये मैं आया हूँ। जितनी आपको शांति मिलेगी वो फिर पैसों से तौली नहीं जा सकती है वहाँ पे। तो अगर हम सच में एक अच्छे इंसान बन जाएं, और अगर देश की चिंता है तो देश तभी देश है तो हर देशवासी इसका साथ है, एक दिशा में मूव कर रहा हूँ, और एक दूसरे के प्रति उसको पूरी उम्मीद है। आज मेरी बेटी मेरे घर से निकले तो मुझे पूरा भरोसा है कि मोहल्ले वाले उसे मुझे सेफली मेरे घर पर लाएंगे। मुझे भरोसा मेरे मोहल्ले वालों पे होना चाहिए, और उस मोहल्ले वालों में सब हैं, खाली मेरी कम्युनिटी नहीं है। जिस दिन मुझे ये भरोसा हो जाएगा ना, तो फिर तो कोई ये देश नंबर 2 ही, नंबर 1 तो छोड़ दिए, नंबर 2 कहीं नहीं रहेगा, और नंबर 1 और नंबर 2 में इतनी दूरी होगी कि कोई उसे टच भी नहीं कर सकता है। ये मेरा दावा है यहाँ पे। जिस दिन एक माँ शांति से दिन भर रहे कि रात में मेरा बेटा मेरी बेटी घर सेफली आ जाएगी, मुझे सोचना नहीं है, 4 बार फ़ोन नहीं करना होगा, कहाँ हो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो दिन है जिस दिन रियल भारतवर्ष, राम राज्य जो आप कहते हैं ना, वो होगा। और मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं बहुत ऐसी बात बोल रहा हूँ जो लगे, लेकिन क्यों नहीं, मैं आशावादी हूँ। और मुझे एक गज़ल है, पूरा तो नहीं बताऊँगा, वो सुबह कभी तो आएगी, और मुझे आशा है वो सुबह ज़रूर आएगी, इस भारत में आएगी, और भारत फिर वही भारत होगा जिसकी कल्पना हमने की है, जिसे हमने सुना है। और ये किताब के बारे में जो अतुल सिंघल जी ने बोला, मैं क्या कहूँ इनके बारे में। ये दिखाता है कि इनको दूसरों का भी दर्द
इनको असर करता है और दूसरों के नज़रिए से उनका दर्द भी अपने लिखावट से ये दर्शा सकते हैं। मैंने पढ़ा है 4-5 चैप्टर, तो खास करके जो मेरा चैप्टर है, और जिस पिता ने इन्हें जन्म दिया उनको भी सच सच प्रणाम। उनके बारे में भी अतुल जी ने बताया था और मैंने गुप्ता जी से पूछा है, आप नाम कुछ कह लीजिए, अगर सच्ची देशभक्ति है तो हर एक देशभक्त स्वयंसेवक है। उसे लेबल करने की जरूरत नहीं है, उसे आपको संगठित करने की, अपने यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद स्वयंसेवक हो जाएगा फिर, और हम सब एक हैं, और जहाँ एक है वहाँ फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। कहते हैं ना कि एक लकड़ी, एक टहनी आराम से टूट जाती है, जहाँ बंडल करके गुज दीजिए फिर किसी का डर नहीं, और वो सुबह कभी तो आएगी और जरूर आएगी। जय हिंद, नमस्कार।